नमस्कार। कार्यक्रम बीच बहस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। एक बार फिर से आपसे सीधे जुड़े एक मुद्दे पर बात करने के लिए हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ गौरव शर्मा, मान मनोहर के साथ खम्मा घड़ी। नमस्कार। द फाउंडेशन ऑफ एवरी स्टेट इज द एजुकेशन ऑफ इट्स यूथ। किसी भी देश की नींव होती है वहां के युवाओं की शिक्षा, कहना था डायोजिनीस का। जिस तरह रोटी, कपड़ा और मकान जीवन जीने की आवश्यकताएं हैं, ठीक उसी तरह इस जीवन को सही तरीके से जीने के लिए जरूरी है शिक्षा और बुद्धिमत्ता। पूरी दुनिया का परिदृश्य बदल रहा है। हम तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं और उसके साथ हमारे देश भारत भी उसी रफ्तार से पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। शोध और तकनीक आज की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। ऐसे में विकास के लिए उच्च शिक्षा की महत्ता और बढ़ जाती है। पूरी दुनिया, खासतौर पर उभरते भारत में उच्च शिक्षा के बदलते परिदृश्य और राजस्थान के विशेष संदर्भ में कुछ चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो शिक्षा जगत से बहुत गहरे से जुड़े हैं और इस समय एक ऐसे पद को सुशोभित कर रहे हैं जो शिक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर राजीव जैन, कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। प्रोफेसर जैन, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। जब हम बात करते हैं शिक्षा की तो वाइस चांसलर के पद पर, जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा जगत की बहुत सारे लंबे अनुभव के साथ आप गुजर चुके हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में गोल्ड मेडलिस्ट रहे और यहीं से पीएचडी करने वाले प्रोफेसर राजीव जैन कॉमर्स और मैनेजमेंट एजुकेशन के क्षेत्र में खासतौर पर एंटरप्रेन्योरशिप और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में विशेषज्ञता के साथ अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। मैनेजमेंट एजुकेशन के लगभग 34 साल के लंबे अनुभव के साथ प्रोफेसर जैन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, जो भारत के अलावा यूएसए, मलेशिया, बैंकॉक, दुबई, इथियोपिया, मनीला और फिलीपींस में बहुत सारी अकादमिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में वाइस चांसलर का पदभार ग्रहण करने से पहले प्रोफेसर जैन राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी उदयपुर और उसके बाद लंबे समय तक यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में डायरेक्टर और डीन जैसे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित कर चुके हैं। 24 शोधार्थी उनके मार्गदर्शन में शोध कर चुके हैं। 30 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में आप भाग ले चुके हैं और उनके लगभग 35 रिसर्च आर्टिकल विभिन्न जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। प्रोफेसर जैन, सबसे पहले तो इससे पहले कि हम शिक्षा के परिदृश्य के बारे में बात करें, सबसे पहले शुरुआत शिक्षा से ही करना चाहेंगे। शिक्षा को अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विद्वानों परिभाषित किया है। किसी का कहना है कि ये जीवन जीने की शैली है, किसी का कहना है कि मनुष्य को पशु से अलग करने वाली अगर कोई चीज है तो शिक्षा ही है। आपकी नजर में शिक्षा क्या है? आपके शब्दों में आप शिक्षा को किस तरह से डिफाइन करेंगे? सही कहा आपने। सभी लोग अपने अपने नज़रिए से बात करते हैं, परंतु जहाँ तक मेरा सोच है, शिक्षा का सबको अधिकार है। शिक्षा से व्यक्तित्व विकास संभव है और शिक्षित समाज ही राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है। जो कि शिक्षा से यदि कोई व्यक्ति शिक्षित है तभी जाकर के वो देश, वो राष्ट्र निर्माण की कार्रवाई में आगे बढ़ सकता है। जी, टुडेज वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज। ऐसा कहा जाता है कि आज की दुनिया ग्लोबल विलेज है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात है, जो यूएसएसआर की बात है, जो जापान की बात है, वही कहीं ना कहीं परिदृश्य हमारे भारत में है। ऐसे में वैश्विक परिदृश्य में आप उच्च शिक्षा की क्या स्थिति पाते हैं? वैश्विक परिदृश्य में क्या है? क्योंकि आपके परिचय में हमने बताया कि लगभग 5 देशों में आपने शैक्षणिक गतिविधियों में आपने भाग लिया है और जिमाई यूनिवर्सिटी में तो आप 2 साल तक आप रहे हैं। वैश्विक परिदृश्य में उच्च शिक्षा की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें, आपने जो ये ग्लोबल विलेज की बात की है, 1991 जब हमारे देश ने एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को माना जी, उसके पश्चात एक तरह से भौगोलिक रूप में ही क्या कहते हैं लोगों का एक जो ये रह गया कि क्या कहते हैं भारत की जो सीमाएं हैं वो
वो नक्शे के तौर पर भारत की सीमाएं हो गई, परंतु विश्व को अब कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी व्यापार करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए कभी भी जा सकता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का असर है। तो उस ग्लोबलाइजेशन की वजह से और फिर इस ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करने के बाद हमारे देश में एक प्रकार से सड़क क्रांति आई, सड़कें बनी, और सड़कें ठेठ केवल ये नहीं है कि केवल 4 बड़े जो क्या मेट्रोज हैं पूरे देश को आपस में पूरे देश को क्या कहते हैं जोड़ दिया गया, जिससे कि कोई भी उत्पाद जो विदेश में बनता है वो कई बहुत ही कम समय में हमारे ठेठ गांव तक पहुंच जाता है। ठीक इसी बात को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का भी स्थिति ऐसी ही बनी है, और इसीलिए आजकल सभी लोग ग्लोबल विलेज की बात करने लगे हैं। हर चीज बहुत जल्दी उस स्थान तक पहुंच जाती है। जहां तक सवाल अब शिक्षा का है, तो इस वजह से जो पहले क्या बहुत प्रकार की रुकावटें थी एक व्यक्ति को दूसरे देश जाने में, अब ये सब रुकावटें इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से ख़त्म हुई है। न केवल हमारे भारत के परंतु विदेशों के भी कई विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत आसानी से आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि होता है कि जब भौगोलिक दूरियां समाप्त हो गई हैं और पूरा विश्व जो है वो एक गांव की तरह से है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, हर तरह की आज़ादी है, ऐसे में हर तरह की सुविधा है, तकनीकी सुविधाएं हैं, ऐसे में क्या विश्व स्तर पर भारत को प्रतिष्ठापित करने के लिए एक नई चुनौती नहीं खड़ी हो जाती है? क्या चुनौतियों का स्वरूप बढ़ नहीं जाता है? चुनौतियां, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि चुनौतियां बढ़ जाती हैं या बढ़ गई हैं, परंतु भारतवर्ष भी एक विकासशील देश है। उसने भी अपने सभी क्षेत्रों में, खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आयाम स्थापित किए हैं, और इसीलिए आज इस तरह की कोई चुनौती नजर नहीं आती है कि व्यक्ति को जब कभी भी कई शोधार्थी यहाँ से विदेशों में जा रहे हैं, कई टेक्नोक्रेट्स यहाँ से हिंदुस्तान से विदेशों में अपने काम के लिए जा रहे हैं। ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही संभव हो पाया है। जी, वैश्विक परिदृश्य की बात करने के बाद हम आपसे सीधे भारत के बारे में बात करना चाहेंगे। भारत में उच्च शिक्षा क्या परिदृश्य है? क्योंकि 1947 में आज़ादी मिलने के बाद में एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसी आबादी जो शिक्षा से वंचित है, शिक्षा का प्रसार जिस जगह पर बहुत कम है, उसमें एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आज़ादी के बाद और फिर 21वीं शताब्दी में चुनौतियों को हम कहां तक पूरा कर पाए हैं? देखिए, जब आज़ादी मिली हमको उस समय ही भारत देश के अंतर्गत IIMs, IITs और इसके अलावा एम्स की स्थापना हो चुकी थी। और इसके पश्चात जैसे हम ये कह रहे हैं कि 70 साल आज़ादी को हो चुके हैं, तो उस वक्त उनकी संख्याएं 2, 4, 5 तक ही सीमित थी। अब आज की ज़रूरत के हिसाब से उतने ही IIMs, उतने ही क्या कहते हैं IITs और एम्स की स्थापना की जा चुकी है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेशनल जो लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है, जो कि आज के इस समय में भी एक प्रकार की जो कमी महसूस नहीं होती है। आप इस साल के दाखिले की बात करें IITs के, तो इसमें भी 2-3 हजार क्या कहते हैं जो सीटें हैं वो इसी साल बढ़ी हैं। तो ये सभी एक प्रकार से इस परिदृश्य को बताता है कि आज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार समुचित रूप से जो कार्रवाई करनी चाहिए वो की जा रही है। यानी कि आज जो हम एक शैक्षणिक परिदृश्य पर जो हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आपका मानना है कि उच्च शिक्षा के परिदृश्य में भारत की बढ़ती हुई और बदलती रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक अच्छा खासा उच्च शिक्षा का ढांचा हमारे पास मौजूद है। बस आवश्यकता इस बात की हम उसको अच्छी तरह से उपयोग में ले सकें। भारत में सर जब बात चलती है शिक्षा की, तो हम आम बातचीत में जब हम बैठे होते हैं या किसी जगह भी जब चर्चा करते हैं, तो भारत में जब कभी भी शिक्षा की बात चलती है तो हम लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति की चर्चा जरूर करते हैं, और एक तरीके से हम यूं कहें कि उसका एक दोषारोपण सा करना शुरू कर देते हैं कि क्योंकि हमारे देश में लॉर्ड मैकॉले वाली शिक्षा पद्धति मौजूद थी, इसलिए आज हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए। क्या इतने सालों में हम इसमें कोई बदलाव कर पाए हैं? किस तरह से? देखिए, जब हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली जी, तो उस वक्त ये जरूर कहा जाता था कि लॉर्ड मैकाले की ही शिक्षा वो जो उन्होंने छोड़ी और उसी को हमने अडॉप्ट किया। हमने कई चीज़ें उस समय उसी तरह से अडॉप्ट की, परंतु समय के अनुसार जब 1996 में शिक्षा नीति का रखी, उसमें भी ऐसा नहीं है कि लॉर्ड मैकाले की बात पर ही ध्यान दिया गया। और अभी तो हम बिल्कुल जो हम जिस समय ये इंटरव्यू चल रहा है उस समय तो देश के सामने एक नई शिक्षा नीति आई है, और उसको
जो बनाने वाले लोग हैं वो भी ऐसे जिसमें सारे क्या कहते हैं जो शिक्षा जगत के उच्च व्यक्ति हैं उन सब का समावेश होकर के, और बहुत ही बढ़िया शिक्षा नीति हमारे सामने आई है जो आज के लिए आज के समय में हम ये कहेंगे कि बहुत ही उपयोगी साबित होगी। जो चैलेंजेस शिक्षा के सामने हैं वो सब उसको पूरी करेंगे। क्योंकि आज हम आपसे शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही मौका है कि आपने अभी शिक्षा नीति की बात कही कि लगभग 35 वर्ष के इंतजार के बाद भारत को एक नई शिक्षा नीति मिली है। आपकी दृष्टि में क्या है इस शिक्षा नीति के प्रावधान और किस तरह से ये नई शिक्षा नीति जो देश में शिक्षा के जो स्तर है, शिक्षा का जो परिदृश्य है, उसको पूरी तरह से बदलने में सक्षम होगी? देखिए, वैसे तो जहाँ तक सवाल शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट है वही 400 समथिंग पेज का है, परंतु इस इंटरव्यू में तो केवल कुछ मुख्य बातों पर ही मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। ये तो अपने आप में कितना विस्तृत विषय है कि उसके ऊपर घंटों भी चर्चा की जाए तो शायद प्रावधान पूरे नहीं होंगे। मुख्य रूप से इस शिक्षा नीति के अंतर्गत यदि हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो रिसर्च पे बड़ा जोर दिया गया है, और एक तरीके से फोकस इस रूप में कि रिसर्च का काम वैसे तो उच्च शिक्षा के अंतर्गत बहुत हुआ है और हो रहा है, परंतु इस शिक्षा नीति में ये बताया गया है कि हमें इसमें बहुत फंडिंग का इन्वॉल्वमेंट करके और हर यूनिवर्सिटी को एक प्रकार से शोध में बहुत ऊपर ले जाना है। एक तो इनका विशेष जोर इस बात पर है। दूसरा, इसके अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की, क्योंकि देश में जो क्या कहते हैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको फिर बाद में रोजगार नहीं मिलता है, तो इसके लिए उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात और एंटरप्रेन्योरशिप की बात पे बहुत अधिक जोर दिया गया है। साथ में एक CBCS प्रणाली जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति जो कि यदि साइंस का है तो वो संगीत विषय भी साथ में ले सकता है। इसी प्रकार से कॉमर्स का व्यक्ति यदि कोई चाहे तो विज्ञान का विषय भी ले सकता है, यानी कि एक डाइवर्सिफाइड और क्या कहते हैं एक तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के अंतर्गत वो व्यक्ति इस तरह से शिक्षा में अपनी रुचिकर विषय को लेकर के अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि एकेडमिक्स में आपकी अपनी रुचि का समावेश करते हुए एक स्किल डेवलपमेंट के लिए एक नए अवसर उभारने के लिए शिक्षा नीति काफी अनुकूल है। तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से इसको लागू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं और जिस एक खुले मन के साथ में, एक खुली विचारधारा के साथ में जिस तरह से लागू किया जा रहा है, आगे आने वाले समय में भारत में शिक्षा का परिदृश्य पूरी तरह बदलने में यह सक्षम होगी। विश्वविद्यालयों की बात करना चाहते हैं। जैसा कि हमने आपके परिचय में भी बताया कि इस समय आपके पास एक ऐसे विश्वविद्यालय के कुलपति होने का इस समय आपके पास में पदभार है जो न सिर्फ पूरे भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है, बल्कि आकार के हिसाब से भी देखें तो काफी बड़ा एक विश्वविद्यालय है। उभरते भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, जिस विश्वविद्यालय का मैं कुलपति हूँ, राजस्थान का 1947 में वो एकमात्र विश्वविद्यालय था, और आज जो सरकारी क्षेत्र के 26 विश्वविद्यालय हैं वो सभी इसी विश्वविद्यालय से निकल करके बने हैं। जहाँ तक प्रश्न आपने विश्वविद्यालय का शिक्षा में क्या योगदान है, तो इस रूप में तो मैं ये कहूँगा कि 1947 से लेकर अभी तक ये विश्वविद्यालय देश के क्या कहते हैं पहले 10 नामचीन विश्वविद्यालयों में इस विश्वविद्यालय का नाम रहा है। हर क्षेत्र में, चाहे वो साहित्यिक हो, चाहे वो अकादमिक हो, सभी क्षेत्रों में, मैं तो बल्कि यहाँ तक यूँ कहना चाहूँगा कि पूरे देश को कई वाइस चांसलर और कई शिक्षाविद और कई वैज्ञानिक इस विश्वविद्यालय ने प्रदान किए हैं, और इस विश्वविद्यालय की बहुत महती भूमिका रही है। मुझे इस बार इसका सौभाग्य मिला है कुलपति के रूप में, तो मैं भी इसको और आगे बढ़ाने में जो मदद हो सकेगी जरूर करूंगा। अब हम बात कर रहे थे कि जैसे उभरते भारत की नई चुनौतियां हैं। उभरते भारत में शिक्षा का प्रसार किया जाना है, एक आम जन तक शिक्षा को पहुंचाया जाना है। इसमें विश्वविद्यालयों का क्या योगदान हो सकता है आत्मनिर्भर भारत की तरफ? अब आपने जो आज सबसे अधिक जो चर्चा दो ही विषय पे चल रही है, एक तो नई शिक्षा नीति पे और दूसरा आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की जब बात करते हैं तो 3 स्टेटमेंट सामने आते हैं: मेक इन इंडिया, मेड बाय इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया। बिल्कुल ठीक। बहुत वर्षों तक मेक इन इंडिया पर बहुत बात की, स्वदेशी चीज बनाए और यहीं पर ही उसका क्या कहते हैं विकास करें, लघु उद्योगों का विकास पे जोर दिया जाए, जिससे कि
गांव का व्यक्ति गांव में रहे, शहर तक नहीं आए, जिससे कि जनसंख्या का जो एक बात है वो एक सीमित दायरे तक बनी रहे। इन सब रूप में जो अब आया है, वो बात जो फोकस आया है वो मेड फॉर इंडिया है, कि हम भारत के लिए ही चीज़ बनाए, अधिक मात्रा में बनाए, तो उसका क्या कहते हैं विस्तार विदेशों तक करें, परंतु उससे हम आत्मनिर्भर हो सके। तो आत्मनिर्भरता की बात में ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, मेक बाय इंडिया, कहीं ना कहीं इसी से अवधारणा निकली है वोकल फॉर लोकल की, कि हम जितने अपनी स्थानीय इकाइयां जितनी मजबूत होंगी, जितनी सशक्त होंगी, कहीं ना कहीं आर्थिक प्रगति में उनका विशेष योगदान होगा। जी, अब चर्चा करना चाहेंगे राजस्थान की। सर, राजस्थान भारत के उन विशिष्ट प्रांतों में है जिसकी अपनी समस्याएं हैं, चाहे वो आबादी के मामले में ले लें, आकार के मामले में सबसे बड़ा है, लेकिन उसकी अपनी कुछ भौगोलिक समस्याएं भी हैं, गरीबी का स्तर भी रहा है। राजस्थान के विशेष संदर्भ में उच्च शिक्षा का परिदृश्य क्या है? देखिए, राजस्थान राज्य में इस वक्त 26 राजकीय राज्य से पोषित, जिसमें क्या कहते हैं ग्रांट गवर्नमेंट से मिलती है, ऐसे विश्वविद्यालय हैं। साथ में राजस्थान में सबसे करीब, यदि हम इसकी संख्यात्मक बात करें, तो 50 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय भी काम कर रहे हैं। और साथ में स्पेसिफिक रूप से यदि हम बात कहें तो यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर हम यदि बात करें तो पत्रकारिता की विशेष यूनिवर्सिटी बन चुकी है, स्किल यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, लॉ यूनिवर्सिटी का क्या कहते हैं गठन किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर के केवल मात्र अभी तक तो शिक्षा के प्रसार के लिए विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ा करके केवल एक जैसे मैंने शुरू में कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही बाकी सारी यूनिवर्सिटियां बनी है, परंतु वो तो केवल हमारे राज्य की आवश्यकताओं को देख करके और उसको मानते हुए ही हमने वो विश्वविद्यालय बने, परंतु साथ में देश के यह राज्य किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बने, उसके लिए ये टेक्निकल यूनिवर्सिटीज बनी। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनी, स्किल यूनिवर्सिटी को बनाया गया, खेल यूनिवर्सिटी बनाई गई, लॉ यूनिवर्सिटी बनाई गई। ये इसके दिखती हुई बातें हैं कि हम किस प्रकार से शिक्षा को राजस्थान सरकार आगे बढ़ा। यानी कि हम इसमें ये कह सकते हैं कि सरकार का ये पूरी तरह से प्रयास है कि शिक्षा को रोजगार परक बनाए जाने का पूरा प्रयास किया जाए, और उसके लिए जो अलग अलग डिसिप्लिन की यूनिवर्सिटीज की भी स्थापना शायद इसी दिशा में एक कदम है। सर जी, एकेडमिक्स और इंडस्ट्री, इन दोनों में जो अंतर है वो रोजगार में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भारत में पढ़े लिखे युवा वर्ग में से एक बहुत बड़ा जो प्रतिशत है वो एम्प्लॉयबल नहीं होता, यानी कि उसके पास एकेडमिक डिग्री कोई भी हो, इंडस्ट्री में काम करने के लिए उसे कोई ना कोई ट्रेनिंग फिर से करनी होती है। ये स्थिति कैसे और कब तक दूर हो सकती है? जी, आपने एक बहुत ही सही प्रश्न को उठाया है। जी। दो तरह की बात है, एक तरफ एकेडमिक्स है और एक तरफ इंडस्ट्री है। एकेडमिक्स डिग्री के लिए तो सारी यूनिवर्सिटियां बहुत अच्छे तरीके से काम कर ही रही हैं। सवाल यह है कि जब वो एक एकेडमिक डिग्री लेके निकलता है तो उसे इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये पर्टिकुलर विचारधारा पिछले कई सालों से चल रही है। अब पिछले कई सालों से जब से ये समस्या आई कि जो प्रोडक्ट या जो एक शिक्षाविद या शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जब शिक्षा लेकर के बाहर निकलता है, इंडस्ट्री वाला कहता है ये तो हमारे काम, हम इसको तो वापस ट्रेनिंग देनी पड़ती है। इसीलिए आजकल वोकेशनल कोर्सेज का और जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसके अंतर्गत एक प्रकार का समावेश किया गया है, जिसे में इंडस्ट्री एकेडमी एंड इंडस्ट्री इंटरफेस के रूप में एक प्लेटफॉर्म बना है। जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनली चलाए जाते हैं उनमें इंडस्ट्री के लोगों का समावेश किया गया है। उस बीओएस में इंडस्ट्री के लोगों को रखा गया है और इस बात पे फोकस किया गया है कि जो सिलेबस बने उसमें इंडस्ट्री की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए, जिससे कि वो एम्प्लॉयबल हो सके। अब हम इस कवायद में अभी तक हम कितने सफल हो पाए हैं? क्या विश्वविद्यालयों में आज के जो करिकुलम है, आज के जो सिलेबस है, क्या हम ये कह सकते हैं संतोषजनक प्रगति पर हो चुके हैं कि आज के सिलेबस पूरी तरह से इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के लायक हैं? देखिए, समाज और शिक्षा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है जी। तो इन दोनों में अभी तक जो मैंने बात कही है कि वो तो एक प्रकार से इंडस्ट्री कैसे एक्सेप्ट करे। अब सवाल ये आ रहा है कि इंडस्ट्री ने एक आजकल नया कंसेप्ट आया है। पहले हम
मैं चूंकि मैनेजमेंट से क्या कहते हैं बिलोंग करता हूं, पहले तो एक होता था सिंपल मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत हम 3 डिसिप्लिन मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर की बात करते थे। आजकल इंडस्ट्री ओरिएंटेड एमबीए होने लगा, यानी कि जैसे कि हम 2-3 उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि बात करें अपन, ये जो कंप्यूटर बेस्ड कंपनीज हैं, इन्होंने अपने खुद के स्पेशलाइजेशन वाले कोर्सेज का टाई अप कर दिया है, और वो लोग उन्हीं एमबीएस को सीधा अपने यहाँ पर जॉब पे रखते हैं। तो इस तरह की जो एक प्रकार से जो शुरुआत है, वो ये तय करती है कि व्यक्ति इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन का इसको पढ़ने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एक प्रकार से शिक्षा के लिए ऐसा नहीं कहा जाए कि हमारा इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज नहीं है। अब चाहे उनके एक्सपर्ट्स के माध्यम से सिलेबस की बात कहें, और या वो ही कंपनियां जो वो एक प्रकार से स्पेशलाइज कोर्स चला करके और उनके साथ में जुड़ करके और आसानी से जॉब प्रोवाइड कर रही है। यानी कि अपनी पढ़ाई के समय में, एकेडमिक्स के समय में ही एक स्टूडेंट जो है उन सारी चीज़ों से रूबरू होना शुरू कर दे जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में जाकर के उसको करनी है, और उन सारी टर्म से, उन सारी टेक्नोलॉजी से, उन सारी चैलेंजेस से वो अपने आप को पूरी तरह से रूबरू महसूस कर ले। सर, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आईसीटी, ये युग युवाओं को किस तरह से बेहतर अपॉर्चुनिटीज दे सकता है? देखिए, आज तो जमाना ही आईसीटी का है, और जहाँ तक सवाल लोगों को शिक्षित होकर के और इस टेक्नोलॉजी का को जोड़ना है, तो इसके बिना तो संभव नहीं है। पूरा विश्व में ये सारी बातों पे बहुत जोर दिया जा रहा है, और भारतवर्ष के अंतर्गत भी आईसीटी ही, और बेसिकली नॉट फॉर द एजुकेशन, हर जगह पर आईसीटी के इस्तेमाल के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। और जब बातचीत होती है आईसीटी की, तो 2 चीज़ें एक नई हमारे सामने और आ जाती हैं, डिजिटल और वर्चुअल एजुकेशन। इनका क्या भविष्य है? क्या इस कोविड-19 महामारी के बाद क्या ये शिक्षा का नया माध्यम बनने वाली है? देखिए, वैसे तो अभी हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं वो तो कोविड-19 की बात करें, परंतु इससे पहले से विश्व ने ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एजुकेशन पर विदेशों में बहुत कुछ कार्रवाई हो चुकी थी। हम इसमें थोड़े से उतने उस लेवल तक नहीं पहुंचे थे, परंतु हम जब क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट का व्यक्ति ये बात कहता है चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी, तो कोविड ने एक प्रकार से इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलने की बात कही है। अब हमारे भारतवर्ष के अंतर्गत भी सारे विश्वविद्यालय ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत जोर है, और नॉट ओनली द क्लासेस, प्रैक्टिकल और सारी चीज़ें, यानी कि शिक्षा के लिए तो एक प्रकार से ये ऑनलाइन और आईसीटी वाली जो सारी बातें हैं वो एक वरदान साबित हुई है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोविड की वजह से कोई चीज़ रुकी है। आपके कहने का मतलब ये कि जो डिजिटल एंड वर्चुअल एजुकेशन का सिस्टम है, ये कोविड की वजह से, कोविड की वजह से हमें एक्सेप्ट करना पड़ गया, लेकिन अगर ये कोविड एपिडेमिक नहीं भी होती तो इससे पहले भी हमें करना चाहिए था। और अब कोविड के बाद में भी तो हमें तो अब तो इसी राह पर चलना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा इतने लोगों की आवश्यकता हो गई है। बिना इसके सरकार, यदि आज मैं बात करूं कि विश्वविद्यालय हमारे भारतवर्ष में जितने भी हैं उनसे डबल आज की तारीख में आवश्यकता है, तो यदि हम ऑनलाइन सिस्टम पे और इस प्रकार की सिस्टम पे जाते हैं तभी जाकर के, और जिसमें ओपन यूनिवर्सिटीज जो बनी हुई हैं और जो डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्सेज हैं, वही एक रास्ता है कि हम इस सारे देश को ढंग से शिक्षित, मतलब एक आम जन तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए सबसे प्रभावी माध्यम हो सकता है। जी। जबकि हम आपका परिचय दे रहे थे, तो जब आपके एक सीवी पर नजर डाल रहे थे, तो एक बहुत अच्छी बात आपने अपने, जिसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में लिखी थी, टू डेवलप न्यू एंड इनोवेटिव सिस्टम एंड प्रोसीजर थ्रू एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डेवलप यूनिवर्सिटीज टू वर्ल्ड क्लास स्टेटस। इससे आपका क्या आशय है, और किस तरह से यूनिवर्सिटीज को एक वर्ल्ड स्टेटस देने में आप एक अपनी ओपिनियन रखते हैं? देखिए, जब पिछली शिक्षा नीति आई थी तब भी इस बात पे काफी जोर हुआ था, और अब वाली जो शिक्षा नीति है उसमें तो खास तौर पे बल दिया है कि भारतवर्ष में कुछ इंटरनेशनल यानी कि विदेशी विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की जाएगी, और उसके लिए एक विशेष फंड की आवश्यकता महसूस करेगी, और उसको उसमें रखा भी गया। तो ठीक इसी प्रकार से कि जब क्या कहते हैं हम भारतवर्ष के अंतर्गत
जो शिक्षा के लिए भारत जाना जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय कह दें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कह दें, परंतु इसके साथ में भी विदेशी शिक्षा को और विदेशी विश्वविद्यालय जो भारत में भी स्थापना की जाएगी, वो शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक बहुत आवश्यक बनेगा। जी, आखिर में आपको धन्यवाद देने से पहले आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पदभार संभाल रहे हैं, चाहेंगे कि बताएं कि युवाओं को आप और जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे। जी जी जी, मैं यहाँ पर दो तरह से बात को रखना चाहता हूँ। वे व्यक्ति जो शिक्षा प्राप्त करके शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहते हैं, अपना एक प्रकार से एकेडमिक्स में प्रवेश करना चाहते हैं, और इन जनरल भी उन व्यक्तियों के लिए मेरी एबीसी की एक जो टेक्निक है, एबीसी की पर बात करना चाहता हूं। एक तो सारे व्यक्ति हमेशा ए फॉर अवेलेबिलिटी, हमेशा अवेलेबल रहें। दूसरा बी फॉर स्टैंड्स फॉर बिहेवियर। अवेलेबल तो कैंपस में रहें, साथ में अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखें, क्योंकि गुरु के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने छात्र के साथ में बहुत अच्छा बिहेवियर रखें, जिससे कि वो जो छात्र है वो हमेशा अच्छे बिहेवियर की वजह से एक प्रकार से वो ऐसा नहीं सोचे कि मैं जाऊंगा वो क्या कहेंगे, तो उसका बिहेवियर शिक्षा के साथ जोड़ने में बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात है कमिटमेंट। यदि शिक्षा के क्षेत्र में आना है या शिक्षा के अलावा भी आना है, तो आज की तारीख में मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि वो कमिटमेंट के साथ काम करें। यदि वो कमिटमेंट के साथ काम करेंगे तो बहुत ही अच्छे प्रभावी तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे सकेंगे। साथ में यदि क्या कहते हैं, जो लोग प्रोफेशनल डिग्री लेकर के, और आजकल नई शिक्षा नीति में भी सारा जोर इसी बात पे दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स पे बहुत सारी बातें की गई हैं। तो आजकल हमारे पास सामने ऐसे उदाहरण हैं कि व्यक्ति बहुत जल्दी, हम आपस में बात करते हैं कि एक व्यक्ति का 5 करोड़ का टर्नओवर था और उसने 1 साल में ही 50 करोड़ का कर दिया, 2 साल में ही 50 करोड़ हो गए। तो ये तो एक बात कहलाती है ग्रोथ, कि एक बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। परंतु इसके बाद में यदि वो क्या कहते हैं, इससे ऊपर जाता है तो उसे हम प्रोग्रेस कहते हैं। परंतु ग्रोथ और प्रोग्रेस के बीच में एक बात है। ग्रोथ तो कोई भी व्यक्ति अपनी एफर्ट्स डालता है, अपनी जो उसने सीखा है उसके बाद में पूरी मेहनत करता है, तो ग्रोथ तो ठीक है। प्रोग्रेस लाने में उसको कुल मिलाकर के एक प्रकार से एथिकल चीजों को ध्यान में रखते हुए और वो प्रोग्रेस करता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि वो एक व्यक्ति सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल भी तभी माना जाएगा जब वो इस ग्रोथ के साथ में जब प्रोग्रेस करता है, उसके लिए तो इथिकल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखे। और साथ में सक्सेस तब मिलेगी जब भारतवर्ष के अंतर्गत हम जितने भी लोग हैं, हम अपने बुजुर्गों का, हमारे क्या कहते हैं, जो एक प्रकार से हम ये कहें कि हम इथिकल बात के साथ में हम अपने जो क्या कहते हैं आचरण है वो सब भी अच्छा रखते हुए काम करें, तो वो सक्सेस का रूप है। तो जो युवा साथी हैं वो एबीसी बात पे ध्यान रखें, और ये ग्रोथ, प्रोग्रेस और सक्सेस को भी बिल्कुल ध्यान में रखें, का ध्यान जरूर रखते हुए यदि वो प्रोग्रेस करते हैं तो वो वास्तव में ये है। तो मेरा तो मैसेज युवाओं के साथ में यही बात है। और अगर हम ये कहें कि आपने जो ABC के जो 3 स्टेप बताए, आपने तो शायद इन 3 स्टेप्स को सिर्फ युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बताया, लेकिन हमारा ये सोचना है कि ये हर व्यक्ति के लिए ये महत्वपूर्ण है। अवेलेबिलिटी और उसके साथ में बिहेवियर और फिर कमिटमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ आने के लिए। आपको बताना चाहेंगे कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहे प्रोफेसर राजीव जैन, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जिनसे आज हमने शिक्षा के बदलते परिदृश्य और युवाओं के लिए किस तरह से विश्वविद्यालयों की भूमिका रह सकती है, इस पर चर्चा करी। प्रोफेसर राजीव जैन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला समय न सिर्फ भारत में उच्च शिक्षा के लिए, बल्कि इस देश के हर युवा के लिए, हर विद्यार्थी के लिए स्वर्णिम होगा। हर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।